मैं कहती हूँ महिलाओं को सशक्त बनाओ, महिलाओं को खड़ा करो। नाम बदलने में हमारे मुख्यमंत्री का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी सेवा करने में हम पिछले 5 साल से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधा सवाल। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। योगी आदित्यनाथ सरकार का अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकारी अफसरों पर लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बता दें कि गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार और सोनभद्र के डीएम टीके शिबू को भ्रष्टाचार और काम में लापरवाही के आरोपों में सस्पेंड करने के बाद अब औरैया के डीएम सुनील वर्मा को सस्पेंड कर दिया गया है। औरैया के गुलाब इंटर कॉलेज में नकल की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। वर्मा पर नकल माफियाओं के साथ साठगांठ करने का आरोप है। सूबे के दोबारा सीएम बनने के बाद सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश के दोबारा सीएम बनते ही योगी आदित्यनाथ लापरवाह और भ्रष्ट अफसरों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। कई बार बीजेपी नेता अफसरशाही को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। अफसरों पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई नहीं करने की वजह से सरकार की छवि खराब होने के आरोप बीजेपी नेता लगाते रहे हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ दोबारा सीएम बनते ही इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। दरअसल लापरवाह और भ्रष्टाचारी अफसरों पर सीएम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इससे योगी अफसरों को जहां साफ संदेश दे रहे हैं कि किसी भी लापरवाह और भ्रष्ट अफसर को बख्शा नहीं जाएगा, तो वहीं की जा रही कार्रवाई जनता के दिलों में योगी की एक साफ सुथरी प्रदेश की मुखिया के रूप में छवि बन रही है। आपको बता दें कि 31 मार्च को योगी ने खनन निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार और विधानसभा चुनाव के दौरान लापरवाही के आरोप में सोनभद्र के जिलाधिकारी टीके शिबू को निलंबित कर दिया था। साथ ही आरोपों की जांच वाराणसी मंडल के आयुक्त को सौंपी थी। वहीं इसी दिन एएसपी गाजियाबाद को कर्तव्य में लापरवाही और अपराध को नियंत्रित करने में विफल होने के लिए निलंबित कर दिया था। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी पवन कुमार 16 अगस्त 2021 से गाजियाबाद में तैनात थे। कुछ दिनों से गाजियाबाद में अपराध की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्राइम कंट्रोल करने में गाजियाबाद एसएसपी पूरी तरह से विफल दिखाई दे रहे थे। वहीं एसएसपी की लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। इसके बाद योगी सरकार ने कार्रवाई की थी। वहीं अब 4 अप्रैल को काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों पर औरैया के डीएम सुनील वर्मा को योगी सरकार ने सस्पेंड कर दिया है। साथ ही सुनील वर्मा के खिलाफ विजिलेंस जांच के भी आदेश दिए गए हैं। सुनील वर्मा एटा और आगरा में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रह चुके थे। स्पेशल डेस्क जेएमडी न्यूज कानपुर। तो योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चल रहे हैं। मंत्रियों को, अधिकारियों को 100 दिन का एजेंडा तय करने की बात कह दी है। 1 साल तक की जो भी कार्य प्रणाली होगी उसके बारे में बताने को कहा है। बाकायदा प्रेजेंटेशन की बात उन्होंने की है। और यहां पर सवाल ये उठता है कि अगर इस तरीके की जीरो टॉलरेंस नीति रहेगी तो फिर एक मैसेज दिया जा रहा है जनता को कि आपने उत्तर प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाई है तो आपको सुशासन मिलेगा, जीरो टॉलरेंस मिलेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो अफसर कार्य नहीं करते उनके खिलाफ। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नितेंद्र यादव जी हैं। डॉक्टर नितेंद्र यादव जी, आपका स्वागत है इस डिबेट में। बीजेपी से हमारे साथ अनूप अवस्थी हैं, आपका भी स्वागत है। संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं राहुल श्रीवास्तव। राहुल, आपका भी स्वागत है। सबसे पहला रुख मैं करूंगा अनूप अवस्थी जी का। अनूप जी, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, सोनभद्र के डीएम, गाजियाबाद एसएसपी और अब औरैया के डीएम, तीनों पर गाज गिरी। उन तक शिकायतें पहुंची योगी तक और उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। जीरो टॉलरेंस के तहत यह दिखाने की कोशिश है कि अब भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा विभागों में।
नहीं देखिए आदित्य जी, बहुत सीधी सी बात है कि जब हम सरकार में आए और हम जिन विषयों को लेकर जनता के बीच गए थे, हाँ, जनता ने हमको वोट क्यों दिया था? जनता ने हमको वोट इसलिए दिया था कि हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त किया था। जनता ने हमको वोट इसलिए दिया था कि हम उत्तर प्रदेश में जो भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार रह गया उसको भी खत्म करें। जनता ने हमको वोट इसलिए दिया गया कि कानून व्यवस्था को हम सुधार करें। जनता ने वोट हमको इसलिए दिया कि कोई भी व्यक्ति परेशान न किया जाए और जो परेशान करने वाले लोग हों उनको दंडित किया जाए, जो हम करते आए। उन्हीं कामों को जनता ने, जिन कामों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार पर मोहर लगाई, उन्हीं कामों को करने के लिए हम उतरे हैं। ठीक है नितेंद्र यादव जी, जिस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी से निकल करके आ रही है, एक सुशासन की बात हो रही है, जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जैसा अनूप जी भी कह रहे हैं कि जनता ने जिस तरह से विश्वास जताया है उसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है और उनके कामों पर चलना है, जैसे कि जनता के लिए काम करना है। कहीं ना कहीं 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जब आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या कमी रह गई थी और लोगों ने आप पर विश्वास शायद इसीलिए नहीं जताया? कहां आप मानते हैं कि कमी रह गई थी? नहीं, कमी उस समय लॉ एंड ऑर्डर या ये व्यवस्थाएं नहीं थी। देखिए 2017 का जो चुनाव हुआ था वो चुनाव पूरे देश में एक धार्मिक उन्माद के तहत हुआ था। उस समय 2014 में जब देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और इसके बाद में तत्काल 2017 का जो चुनाव था वो पूरे देश में 15 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे और राम जन्मभूमि का मुद्दा, राम मंदिर के निर्माण और इस तरीके का एक भावनाएं थी जिससे जनता ने इस बात को महसूस किया कि अब तक जो पिछले 70 वर्षों की जो बात उस समय लगातार बहुत हो रही थी, उस पर पेच में जाना चाहूंगा कि 70 साल आगे का नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो पूरे देश में अच्छे दिन आ जाएंगे, कायाकल्प हो जाएगा, एक माहौल बनाया गया। और उत्तर प्रदेश की जो भोली भाली जनता है उसने उस समय उसको देखा और तुलना की, जो इनकी बातें, इनके वादे थे कि सबके खाते में 15 लाख रुपए, 2 करोड़ रोजगार, वो भावनाएं सबके दिमाग में बैठ गई और सबको लगा कि अब जो अभी तक की सरकारों ने काम किया वो जो विकास था वो इन बातों के अनुसार नाकाफी था। तो अब तुलनात्मक रूप से जो ये सरकार आ रही है, ये सरकार उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी, सबको खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, सबके घरों में खुशहाली आ जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ ना, आपने 2017 की चूंकि बात की, कमी कहाँ रह गई, मैं उस बात को चाह रहा हूँ। और उस परिपेक्ष में चुनाव हुआ, लोगों ने उस आधार पर वोट दिया और उस आधार पर वोट दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और सरकार ने लेकिन 5 वर्षों में लोगों को निराश किया, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको एक मौका और दिया है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस एजेंडे पर दोबारा आप जो संकल्प पत्र लेकर के गए थे जनता के बीच में, जनता ने आपके उस संकल्प पत्र पर एक बार फिर से विश्वास किया है और आपको दोबारा सरकार में आने का मौका दिया है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि आप जनता के उन वायदों पर और उस विश्वास पर खरा उतरे जो सरकार का काम है। और योगी आदित्यनाथ जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको भी उस आशा और विश्वास पर हम विपक्ष हैं, इसके बावजूद भी ये उम्मीद करते हैं कि विपक्ष का काम सिर्फ आलोचना करना ही नहीं होता है कि हम हर बात पर आलोचना करें। सरकार कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम उसकी सराहना भी करेंगे और हम उसके कार्यकाल की समीक्षा भी करेंगे 2 माह 3 माह, और उसके बाद जो जनता का के कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आप संकल्प पत्र लेकर के आए थे, हम उस पर आपसे चर्चा करेंगे कि आपने वादे किए हैं अपने संकल्प पत्र में, क्या अब तक आपने वादे पूरे किए? जैसा कि अभी आपने भी कहा और मुख्यमंत्री जी ने सारे मंत्रियों को कहा है कि अपने अपने विभाग में अपने अपने काम का प्रेजेंटेशन के लिए तैयार रहें। हम लोग भी उसका इंतजार कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अच्छा काम करें, और नहीं करेंगे तब हमारे नेता सदन में और हम लोग सड़कों में उसका जनता को जागरूक करने का काम करेंगे। ठीक है, राहुल हमारे साथ, राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, क्या कुछ देख पा रहे हैं? जिस तरीके से आज लगभग 6:30 के आसपास एक मीटिंग होनी, प्रेजेंटेशन का दौर शुरू होगा, वहां पर सभी मंत्री मौजूद रहेंगे, लोक भवन बुलाया गया है और ऐसे में योगी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। प्रेजेंटेशन के दौरान 100 दिन का एजेंडा और जो कार्य करने हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपके पास है? शुरुआत में वो हो गई है, तमाम जो
मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, वो लोग भवन पहुंच गए हैं और सीएम के सामने अगले 100 दिन का जो एजेंडा है उसको रखा जाएगा। कुछ सभी विभागों का जो एजेंडा है वो रखेंगे। उसके बाद जो उस विभाग के मंत्री हैं वो ड्यूटी करेंगे। उसके साथ उस विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव स्तर के तमाम अधिकारी रहेंगे। तो निश्चित तौर पर जो सीएम का प्रेजेंटेशन का कार्यक्रम था 6:30 बजे लोग भवन में ये शुरू हो चुका है और तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और इस समय प्रेजेंटेशन चल रहा है। योगी आदित्यनाथ के सामने तमाम जो विभाग के मंत्री हैं, सचिव हैं, वो अगले 100 दिन का एजेंडा रख रहे हैं। 100 दिन अगले क्या कार्य योजना रहेगी, कैसे सरकार की योजनाओं को जो है वो जनता तक पहुंचाना है, क्या क्या और नई जो योजना है उसको शुरू करनी है, ये तमाम चीजों को लेकर सीएम के सामने जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू हो गया। तमाम मंत्री अपनी जो विभाग को आमंत्रित किया गया है उस विभाग को लेकर अगले 100 दिन की कार्य योजना सीएम के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, अनूप हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं, बीजेपी नेता है। अनूप, कार्य योजना जो है 100 दिन की वो दिखानी है, ऐसे में प्रेजेंटेशन तो ठीक बात है, लेकिन जो मंत्री हैं, कुछ ऐसे मंत्री जो नए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग करके दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस जारी की हैं, ऐसे में अब जो मंत्री हैं उनको खरा उतरना होगा अपने कामों पर। आपको लगता है कि जो मंत्री हैं उनके सामने चुनौती बड़ी है या चुनौती नहीं है, वो सब संभाल सकते हैं? नहीं, आदित्य जी, पहले तो हम अपने साथी नितिन जी का जवाब दे दें जहाँ पर उन्होंने छोड़ा था जी। उन्होंने बात उठाई कि धार्मिक उन्माद पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो धार्मिक उन्माद का कोई एक उदाहरण बता दें। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा हुआ हो, 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई सांप्रदायिक तनाव हुआ हो, 5 वर्षों में जो हम नारा दिए सबका साथ सबका विकास, उस पर किसी ने रोड़ा अटकाया हो। ठीक है, ये धार्मिक उन्माद किसने पैदा किया? ये कौन लोग हैं जो एक वर्ग के वोट के लिए ललायित थे और उसके बाद भी वो सरकार में नहीं आ पाए? ये कह रहे हैं कि 15 लाख देने की बात कही थी, 15 लाख देने की बात कही थी, ये प्रमाणित कर दे। दूसरा, 15 लाख जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा 2 वर्षों में जिस तरीके से पूरे कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश की जनता को हमने हित में देखते हुए कि कोई कारोबार नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई उसके पास धंधा नहीं बचा, लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यू में घर के अंदर है। हम लोगों ने मार्च 2020 से ही खाद्यान्न योजना चलाकर, और केवल खाद्यान्न योजना ही नहीं, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का लाखों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के किस तरीके से जनता के बीच में काम कर रहा था। ये सब बोलना बंद करें और ये कहते हैं कि साहब अखिलेश यादव जी इंतजार करेंगे, उसके बाद उस सदन में बोलेंगे। तो क्या अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखनाथ मंदिर में जिस तरीके से हमला हुआ और जिस वर्ग के लोग पकड़ा गए और जिसका उनका आतंकी कनेक्शन धीरे धीरे सामने आ रहा है, तो अखिलेश जी क्या उसके विषय में बोलेंगे क्या? और नहीं बोलेंगे तो क्या नहीं बोलेंगे? इसलिए नहीं बोलेंगे कि 2017 से लेकर 2022 तक एक नैरेटिव तैयार करते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इस पे जवाब ले लेंगे। हमको मिल जाए। दूसरा, आपने जो कहा कि 100 दिन का एजेंडा, बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच रहता है, इसलिए वो काम को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, उसका कैसे प्रेजेंटेशन करना है, एक बार बताने के बाद जब वो जनता के बीच जाएगा तो जो 100 दिन का एक टास्क माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, उस टास्क को पूरा करने का काम एक एक मंत्री नहीं, उस मंत्री के साथ विधायक के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हम लोग लगातार 24/7 हम लोग जनता के बीच में काम करते हैं और जनता के ही लिए जीते हैं और जनता के लिए ही सत्ता प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में 2012 में जो स्थितियां पैदा हो गई थी, 2017 तक उन स्थितियों से जनता उठ चुकी थी। जनता ने कुछ योगी आदित्यनाथ जी महाराज और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और आपने देखा हमने वो अच्छे काम किए, जिस आधार पर जनता ने पुनः हमारे उस अच्छे काम पर मोहर ठोकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हो तिहाई से फिर सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने कमर कस ली थी, जो करी है। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहेंगे, जनता के बीच में काम करेंगे। और क्या 22, क्या 27 और फिर 27 के बाद क्या 32, ये अभी
निगेटिव बोलना बंद करें। हाँ। ये निगेटिविटी जनता में फैलाना बंद करें। जवाब दे लें। ये 15 राज्य से बाहर ठीक। निकले, हाँ। तब ये हमें हमारे साथ चलाएगा। ठीक है अनूप जी, ठीक है। नितेंद्र जी वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि गोरखपुर की घटना पे कुछ नहीं बोले, बाबर की घटना पे अखिलेश यादव जी ने कोई इस तरह का बयान नहीं दिया जो वाकई में लगना चाहिए था, एक बीजेपी कार्यकर्ता था और ऐसे में उसकी लिंचिंग हो जाती है। और अभी गोरखपुर की जो घटना है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो उस पर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से मुक्त है। ये कानून व्यवस्था काम किसका है? ये किसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को देखना? आप सरकार में है और अगर कहीं किसी तरीके की घटना हो रही तो उसका जिम्मेदार भी क्या आप विपक्ष को बनाने की कोशिश करेंगे? मैं दूसरी बात भी कहना चाहता हूं, एक तरफ जहां आप गोरखपुर की घटना का जिक्र कर रहे हैं, वही जौनपुर की घटना का आप जिक्र क्यों नहीं करना चाहेंगे? मंदिर जिसको आपने व्यभिचार का अड्डा बना दिया है, वहां पर बैठ करके लोग गांजा पी रहे हैं और एक ग्रामीण ने आकर के वहां उसको ऑब्जेक्शन किया, उसको वहीं सरेआम गोली मार दी गई, उसकी हत्या कर दी गई आज ही के दिन जौनपुर में। क्या आप इस पर कुछ बोलेंगे? मंदिर के अंदर कोई व्यक्ति व्यभिचार कर रहा है और उस पर अगर सामान्य ग्रामीण आकर के अब उसको ऑब्जेक्शन कर रहा है कि ये मंदिर है, सार्वजनिक स्थान है, यहाँ इस तरीके का काम नहीं होगा, यहाँ आप नशेबाजी नहीं करेंगे, यहाँ गांजा चिलम नहीं पिएंगे, तो आप उसको गोली मार देंगे। कानून व्यवस्था पर काम कर रहे हैं और पिछली बार हमने किया, इसी पर जनता ने चुना है। ये मैं कह रहा हूं कि जनता ने तो चुना है, लेकिन आप जिम्मेदारी आज क्यों क्या जरूरत पड़ रही है कि आपके इससे एक तरफ जहां ये पहलू आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भी उसको देख रहा हूं कि आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, तो निश्चित रूप से होने भी चाहिए। लेकिन ये स्थिति क्यों आ रही है? इसका मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार सरकार में पूरी तरीके से व्याप्त है। कुछ उजागर हो पा रहा है, कुछ नहीं उजागर हो पा रहा है। जहां उजागर हो रहा है, पब्लिक के सामने आ रहा है, वहां आप कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की जौनपुर के अंदर घटना हो रही, जिस तरीके से अमेठी में घटना हो गई, इलाहाबाद में घटना हो गई, इटावा में घटना, लगातार हत्याएं, ऊट बलात्कार हो रहे हैं, अयोध्या के अंदर 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है। इन घटनाओं पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ बोलेगी? सरकार इस पर भी कोई जिम्मेदारी लेने का काम करेगी? लगातार इस तरीके से घटनाएं हो रही। मैं पूछना चाहता हूं, आज ही गोरखपुर के अंदर चलिए ठीक घटना हुई है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? कानून व्यवस्था किसकी है? कार्रवाई कौन करेगा? और इसके बाद में जौनपुर के अंदर जिस तरीके से घटना हो गई, मंदिर के अंदर विचार हो रहा है और उस पर हत्या कर दी जाएगी, ये किसकी जिम्मेदारी है? अनूप जी कानून व्यवस्था पर आपको घेर रहे हैं। राहुल मैं आपके पास आता हूं जल्द। अब नहीं घेर पा रहे, इनपे साहस नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से ये वही बोलेंगे जो इनके नेता ट्वीट करेंगे। इनके नेता ने कहीं व्यभिचार की बात नहीं की है, व्यभिचार की बात कर रहा है। क्या इनके पास कोई प्रमाण है? उस मंदिर में व्यभिचार होता था, वहां पर जो हत्या हुई वो आपसी रंजिश की हत्या है, न गांजे को न चिलम को। ये गांजे और चिलम से ही इतना भयभीत है, ये किस किस बातों का प्रयोग करते रहे पूरे चुनाव भर, और उन्हीं गांजे चिलम को बोलते रहे, और यही उत्तर प्रदेश की जनता को सामने। नितेन जी बात पूरी हो जाती है, आपका मौका बोलिएगा। ये वही गांजा और चिलम जो इनके माननीय अखिलेश यादव जी बड़ी बड़ी सभाओं से बोलते रहे, किस नैतिकता की बात करते रहे, किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता रहा इनके नेता द्वारा, और उसी का जनता ने जवाब दिया। और हम तो कहेंगे ये अच्छा है, ये जितना बोलना हो बोले, ये जो बोलेंगे वो सब हम इनके बोले हुए बात को, इन्हीं के बोले हुए बात को हथियार बनाकर आगे बढ़ेंगे, जनता के बीच जाएंगे। और रही बात, इन्होंने जो उदाहरण दिए कि वहां बवाल हुआ, वहां बवाल हुआ, वहां अपराध हुआ, तो अपराध करने वाले कौन लोग हैं जो अभी तक पकड़े गए? ये पूछना चाहते हैं नितेंद्र यादव जी से। वो सारे समाजवादी पार्टी के तथा कथित गुंडे पकड़े जा रहे हैं, चाहे गोरखपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो या अमेठी हो। किस वर्ग के लोग पकड़े जा रहे हैं? किसके कार्यकर्ता है? किस जात के लोग हैं? किसका वोट उनका प्रभावित हुआ है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है? इसलिए ये क्या है, माहौल को बिगाड़ने का क्या बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी जाति को आप जोड़ रहे हो समाजवादी पार्टी से? कौन कौन सी जाति को जोड़ रहे हो? जरा नाम ले लो, कौन सी जाति का व्यक्ति पकड़ा गया है? आपको पता है? नहीं, आप नाम ले लो, नाम ले लो। प्रदेश में किस तरीके से चौरसिया समाजवादी हो गया क्या? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना, प्रजापति समाजवादी हो गया, निषाद समाजवादी हो गया। सतर्क है, आप चिंता मत करिए, एक भी की घटना है, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा इन्होंने संजीव गुप्ता को लेकर कितने आरोप प्रत्यारोप लगा के आज आप हस्त देख रहे हैं, बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, अवैध निर्माण गिराए जा रहे हैं, बड़ा बड़ा इमारतें सील की जा रही है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपराध मुक्त किया जाएगा, कोई भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। ये लाल टोपी लगाकर उत्तर प्रदेश की सड़कों पर
गुंडाई करने की छूट नहीं दी जाएगी। ठीक है राहुल, आपका रुख करना चाहूंगा। राहुल, आपको आवाज मिल रही मेरी? राहुल, आपको आवाज मिल रही है? राहुल से लग रहा है कनेक्शन कट गया है, इसे जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, हम सीधा रुख करते हैं नितेंद्र जी का। नितेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में अपराधी जो है वो थाने पहुंच रहे हैं और तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं कि वो अपराधी हैं, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डालो। उन्हें एक डर सता रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरीके से एनकाउंटर्स हो रहे हैं उसमें गोली लग रही है कमर के नीचे, एक अभियान सा चल उठा है अपराधियों को पकड़ने का, जिसका एक डर नजर आ रहा है। तो कानून व्यवस्था को आप किस नजर से देख रहे हैं? दूसरी बात, जिस तरीके से अब नौकरशाही पर कार्रवाई की जा रही है जीरो टॉलरेंस के चलते, इसको किस नजरिए से देखते हैं? कहीं ना कहीं ये आपको लगता है सराहनीय कार्य है? देखिए, निश्चित रूप से हाँ, ये सरकार का दायित्व है कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके का अपराध हो रहा है, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, तो सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और उसका मौलिक कर्तव्य है कि वो इस तरीके की कार्रवाइयां करे। इस बात से किसी ने इनकार नहीं किया है, लेकिन ये परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, इसका दूसरा पहलू भी तो देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से इसके हालात पैदा हो रहे हैं प्रदेश के अंदर कि कानून व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के बार बार कह रहे हैं कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको एक पार्टी से जोड़ रहे हो। अरे भाई, आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र है? जैसे मुझसे पूछ रहे हो कि आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है कि वहां जौनपुर के अंदर जो घटना हुई है तो नेता ने ट्वीट कर दिया। अरे नेता ने ट्वीट किया, घटना हुई है तो ट्वीट भी करेंगे, हम आप बोलेंगे भी। ये आपके पास प्रमाण पत्र कहां से आ गया? उसकी आपसी रंजिश थी। आपको पता है, आप वहां पंचायत करने गए थे कि दोनों जिसने गोली, तो अगर रंजिश थी तो आप गोली मार दोगे, रंजिश थी तो आप रोड चला दोगे। कौन सा पैमाना है? इस देश में कानून व्यवस्था कोई चीज है कि नहीं है? न्यायालय जुडिशरी कोई चीज है कि नहीं है? आप सीधे सीधे गोली मार देंगे और इसको आप क्या कहना चाहते हैं? और कोई व्यक्ति पकड़ा जा रहा है तो आप सीधे सीधे उसको समाजवादी नाम ले देंगे या? और लाल, आप एक बात कह रहे हैं कि लाल टोपी लगाकर गुंडाई करने की जरूरत की इजाजत नहीं है। कौन लाल टोपी लगाकर गुंडाई कर रहा है? भगवा गमछा डाल करके गुंडाई करने की इजाजत दे रहे हैं आप? लगातार आपकी क्या माहौल बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं लगातार कह रहा हूं कि हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, हम आपको मौका देंगे, आप काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, उसकी सराहना भी करेंगे। जो गलत काम होंगे उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित कराएंगे, जो सरकार का काम है। आप पहले दिन से आप दूसरों को आरोपित करने लगेंगे। कोई भी कहीं भी आप बदमाश पकड़ेंगे, कोई भी आरोपी पकड़ेंगे, उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। अनूप, मैं कहता हूं मंदिर के अंदर क्या हो रहा था आप बताएंगे? मंदिर के अगर रंजिश थी तो उसके घर में जाकर गोली मारी जाती, मंदिर के अंदर आप गोली मार देंगे? रंजिश करने मंदिर में आए थे वो व्यक्ति। ठीक है अनूप जी। आदित्य जी, आदित्य जी, हाँ, अभी हमारे प्रिय साथी नितेंद्र जी कह रहे हैं कि अपनी दलील दे रहे हैं। मैं दो बातें इनसे पूछना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो कानपुर में भी आपको याद होगा बर्रा में घटना घटी थी, मनीष गुप्ता एक लड़के को गोली मारी, एक लड़के को गोली मारी गई थी। ठीक है, अच्छा, वो दूसरा कांड है, ठीक है, दूसरी घटना है वो। ये सारे समाजवादी पार्टी लोग चिल्ला रहे थे भाजपा में गोली मारी जा रही, और जब गोली मारने वाला 24 घंटे के अंदर पकड़ा गया तो समाजवादी पार्टी के यूथ सभा का उपाध्यक्ष था। हाँ, ठीक है। गोरखपुर में घटना करने वाले कौन लोग थे? झूठ बोल रहे हो, जरा रोकूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा कानपुर देहात का उपाध्यक्ष था जिसने अंशु को गोली मारी थी। बर्बादियों की घटना है, आप यहाँ बैठकर गुमराह करने की कोशिश मत करिए, बिल्कुल गुमराह करने। वो भारतीय जनता उसने स्वयं से काट लिया था सफारी में, उसकी सफारी में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा था, स्वयं उसने कहा था मेरे सामने से इस तरीके बोलने की हिम्मत की थी। आप पहले तथ्य को सुधारें, टीवी में बैठ करके झूठे तथ्य देने की कोशिश मत करिए। आप नाम बताइए। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ उसका। आप वो जिसने अंशु की हत्या की थी भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष। बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ अनूप, अपनी बात पूरी कीजिए। ये बोलता है, मैं नहीं बोलता हूँ। हाँ बोलिए। में जो घटना हुई, इसके बाद गोरखपुर में जो घटना हुई कौन थे? हाँ, रजिस्टर्ड रूप से पता लगा, अखबारों ने लिखा, मीडिया ने दिखाया, कानपुर के अखबार ने कि समाजवादी यूनियन सभा के क्या कर उपाध्यक्ष ने गोली मारी बर्रा चौराहे पर। अखबार ने लिखा, मैं नहीं मान रहा हूँ। और अखिलेश जी ने उसको निष्कासित किया। ठीक, अगर वो इनका कार्यकर्ता नहीं था तो उसको क्यों निष्कासित किया गया? ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? कौन सी घटना लेके आए? अरुण जी घटना बता दीजिए, पहले घटना बताइए। फर्जी चंडू खाना रेडियो बजा रहे। बर्रा चौराहे पर कार किसकी हत्या हुई थी? रोड के लेकर झगड़ा हुआ,
उस लड़के का नाम था कुलदीप यादव और उसको मारने वाले समाजवादी युवदल सभा का जिला उपाध्यक्ष था। आप गुमराह कर रहे हैं, चिलिया मोर्चे का कार्यकर्ता था। आपके अखिलेश यादव ने उसको निकाला था पार्टी से। ठीक है अनूप जी, ठीक है। राहुल के पास मुझे आना है, राहुल के पास आना है। आदित्य जी एक मिनट। हाँ। अमेठी में जो घटना हुई, अखबार उठाइए अमेठी का, समाजवादी पार्टी के गुंडा पकड़ा गया उसमें। ठीक है अनूप जी, ये गुंडा ठीक है। नहीं होने दिया उसका मुझे ब्रेक लेना है अनूप, मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। राहुल मैं आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, दिन पर दिन घटनाएं भी घट रही हैं और ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। राहुल के पास पहुंचेंगे ब्रेक के बाद, यहां छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ एक पूरा मेहमानों का पैनल है। समाजवादी पार्टी से नितेंद्र यादव जी हैं, साथ ही साथ बीजेपी से अनूप अवस्थी जी हैं, हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। सीधा राहुल का रुख करना चाहूंगा। राहुल, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और अगर बात की जाए उधर काम के प्रति जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, वो लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं और आज जिस तरीके से प्रेजेंटेशन चल रही है, इस प्रेजेंटेशन के क्या मायने निकाल लिए जाएं? प्रेजेंटेशन के जरिए ये तय हो जाएगा कि एक जवाबदेही जिस तरीके की पहले होती थी उससे ज्यादा आप जवाबदेही होगी कि आपने प्रेजेंटेशन दी थी, इतने दिनों में ये काम होना, ये कार्य योजना लागू होनी थी, इन कामों का जिक्र आपने किया था और वो अभी तक पूरे क्यों नहीं हुए? क्या इस तरीके की कुछ नीति चल रही है, स्ट्रैटेजी बनाई है बीजेपी ने? देखिए, निश्चित तौर पर जो दूसरा कार्यकाल में है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर, उसमें वो सब जो कमियां पिछली सरकार के दौरान हुई थी, उन कमियों को दूर करने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ। और शायद यही वजह है दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही वो एक्टिव मोड में एक्टिव होते हैं। पिछली सरकार में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई कि यहाँ पर कुछ मंत्रियों ने योगी आदित्यनाथ से शिकायत की थी कि अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं। जो मेरे विभाग की जानकारी है, अधिकतर मंत्रियों को ऊपर का पता होता है, लेकिन जो बारीकियां होती है विभाग की वो नहीं पता हो पाती है। लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो विभाग का बंटवारा किया है जिन मंत्रियों को, उन मंत्रियों को कहा कि अब आप प्रेजेंटेशन देंगे, आपको विभाग की वो हर जानकारी होनी चाहिए जो एक अधिकारी को होती है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी मंत्री को ना घुमा सके, ना उसको जो काम बताया जा रहा है उसको ना कुछ और काम में ना ले जाए, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया जाएगी। ठीक है राहुल, तो जिस तरीके की बात की जा रही है कि अब अधिकारियों और मंत्री जो उनकी जवाबदेही बढ़ाई जाएगी, नितेंद्र जी आपका रुख करना चाहूंगा। ये जिस तरीके से अब जो व्यवस्था है उसको सही किया जा रहा है और पैनापन लाया जा रहा है और ज्यादा पारदर्शिता लाई जा रही है और जवाबदेही अब बढ़ जाएगी, तो ये जो देखने को मिल रहा है ये इस योगी 2.0 में बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है। जो कभी लोग कहते थे कि बसपा के टाइम पे हम देखा करते थे, हालांकि जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे तो स्टार्टिंग फेज में देखा गया था, लेकिन जिस तरीके से जो राजनीतिक गलियारों में खबर रहती थी कि अखिलेश यादव ही अकेले मुख्यमंत्री नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का हस्तक्षेप उसमें रहता था। तो ये कुछ डिफरेंस आप देख पा रहे हैं अपनी सरकार और बीजेपी में? नहीं, ये माहौल बनाने की बात हो गई कि अखिलेश जी की सरकार थी तो उसमें इतने मुख्यमंत्री होते थे, इतने लोग चलाते थे। देखो, जो भी मुख्यमंत्री होता है, निर्णय उसका होता है। हाँ, जरूर है कि उसके सलाहकार भी होते हैं, जो मंत्रिमंडल होता है वो भी उनका सलाहकार होता है। तो मंत्रिमंडल की राय से कुछ निर्णय होते हैं, कुछ अनुभवी लोग पार्टी में होते हैं, उनसे राय मशविरा किया जाता है। जो यहाँ भी देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री जी का एक्शन दिख रहा है तो सारा सब कुछ मुख्यमंत्री जी का है। उसके पीछे की प्लानिंग है, उसके पीछे की योजनाएं हैं। जिस तरीके से एक लिस्ट जारी की गई है, कोई भी मंत्री अपने पसंद का स्टाफ नहीं रखेगा, इस लिस्ट पे ही चूज करेगा, तो वो एक माहौल पूरा बनाया जाता है। एक आगे की रणनीति होती है हर सरकार का, हर पार्टी का अपना एक तरीका होता है काम करने का। इससे पहले भी सरकारों में तमाम अधिकारियों पे कार्रवाइयां होती थी, अधिकारी सस्पेंड किए जाते थे। ये एक प्रक्रिया है, सरकार को पारदर्शी और स्वच्छ तरीके से काम करना चाहिए, ये उनका नैतिक दायित्व मैं बार बार कह रहा हूं।
और अच्छी बात है। मैं कहता हूं ये शुरुआत अच्छी है, इसको करना चाहिए, जिस लिए प्रदेश की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, इसी उम्मीद से दिया है कि आप कोई सरकार आती है तो वो हमारे जन कल्याण की योजनाएं बनाए, उत्तर प्रदेश पूरा भयमुक्त हो, एक कानून का राज्य हो, लोगों से भय व्याप्त हो, रोजगार हो, महंगाई कंट्रोल हो। इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जब से सरकार बनी उसके बाद से चुनाव आए, रिजल्ट आए, लगातार प्रतिदिन एक फिक्स अमाउंट हो गया है, 80 पैसे 80 पैसे 80 पैसे के मल्टीपल में लगातार ये सब मुहूर्त बनाया गया हो कि डेली 80 पैसे ही बढ़ाएंगे और लगातार कब तक बढ़ाएंगे इस पर कोई कुछ नहीं है। तो कितने गुना महंगाई 10 रुपए से ज्यादा की आप पेट्रोल में डीजलों में कीमत बढ़ा चुके हैं। क्या रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे नौजवानों पर? इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार आई है, सरकार ने दोबारा आपको, प्रदेश की जनता ने आपको बहुमत दिया है, तो आप महंगाई, आप कह के आए थे कि हम आएंगे तो महंगाई कंट्रोल करेंगे। इससे पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था 100 दिन मौका दीजिए, 100 दिन में अगर हम ये ना कर सके तो हमें कान पकड़ के बाहर निकाल दीजिएगा। तो और आज महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर आज माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तो ये भी अपने चुनावी एजेंडे में कह करके आए थे कि हम उत्तर प्रदेश में फिर से रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, हम कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, महंगाई कंट्रोल करेंगे। लेकिन जिस दिन से सरकार आई है, एक ही क्षेत्र में नहीं कि सिर्फ डीजल पेट्रोल वृद्धि हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार फीसों में वृद्धि कर दी गई है, दवाइयां महंगी कर दी गई। जो आम जनता की मूलभूत चीजें होती, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, बिजली, पानी, सड़क, तो आज इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि आज लगातार प्रतिदिन महंगाई हो रही है, इस पर कब विराम लगेगा। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में दवाइयों में बेतहाशा वृद्धि कर दी जा रही है, इस पर कब नियंत्रण लगेगा। फीस में जो लगातार वृद्धि की जा रही है, इस पर कब नियंत्रण होगा। लोगों की कमाई घट रही है, इस पर कब नियंत्रण होगा। जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ में सब्जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, सब चीजें, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है। उत्तर प्रदेश की जनता को इससे राहत दी जाएगी और ये कब तक दिया जाएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी तय होगी। अनूप अवस्थी जी, आपका रुख करना चाहूंगा। ठीक है, सीधे सीधे बोल रहे हैं, महंगाई का जिक्र कर रहे हैं, रोजगार का जिक्र कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, असल मुद्दों की बात कर रहे हैं। और अब दिखने लगा है, हालांकि असर चाहे भले ही जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध हुआ चल रहा है उससे संबंधित है, और कहीं ना कहीं अब जो हालात बनते चले आ रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों के, देखना होगा कि अब कैसे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर ले लीजिए। हाँ, दीजिए उत्तर। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, जिस तरीके से पूरा वैश्विक संकट उत्पन्न हुआ है, हाँ, अगर पूरे वैश्विक संकट की छोड़ दे, केवल यूक्रेन और रशिया के युद्ध को देख ले, या अभी हमारे पड़ोसी मुल्क हाँ, पाकिस्तान और श्रीलंका की बात कर ले, हाँ, किस तरीके से क्राइसिस हुई है। हाँ, मैं ये कहता हूँ, ये उत्तर भारतवर्ष का एक करिश्माई नेतृत्व है कि आज भी एक तरफ सरकारी कर्मचारियों का 3% पीएफ बढ़ाया जा रहा है, हाँ, महंगाई बढ़ रही तो पीएफ भी बढ़ाया जा रहा है। किसी तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है कि जो महंगाई है उसका बहुत सा असर हमारी आम जनता को ना पड़े। आपने देखा होगा, यही कारण है कि फिर 3 महीने खाद्यान्न योजना बढ़ाई गई। आम जनमानस इस महंगाई से त्रस्त ना हो, ये वैश्विक संकट है, और इस वैश्विक संकट में पूरा देश, कल भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बैठक करी, आपके सारे चैनलों ने दिखाया है कि आज अड़ोसी पड़ोसी देशों में किस तरीके से क्राइसिस है और भारत कैसे से निपटेगा। हाँ, इस सब पे विचार हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको बहुत पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। जनता को हम राहत देने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। ये जो 3 महीने की खाद्यान्न योजना बढ़ाई गई है, ये सब पहले से ही वैश्विक संकट को देखते हुए एक प्लान तैयार होता है। हम जनमानस के साथ है, जनमानस को अकेला नहीं छोड़ सकते। जनता ने हमको सरकार में बैठाया है और हमारा ये दायित्व है कि हम जनता को हर चीज में राहत दें, और सरकार उस दिशा में काम कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी आपको घेरते हुए नजर आ रही है। बड़े नेता का बयान है, मैं आपको बता दूं कि भारत में भी श्रीलंका के जैसे हालात होंगे अगर यही मुफ्तखोरी चलती रही तो। कतई नहीं होंगे। भारत देश की जनता, भारत की सरकार हो सकते हैं, उन्होंने कहा हो सकते हैं, मैं सुधार कर दूं अपने शब्दों में, खड़ी है। हाँ, और आपने देखा होगा कि जब पूरे विश्व में कोरोना की वैश्विक महामारी थी, भारत देश की ओर
तो 46 देश चकचकी लगन को भरी नजरों से देख रहे थे। प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रहे थे, मोदी जी की तरफ, कि ये वैक्सीन जो बनी है हमको भी मिल जाए। तो हम लोग वासुदेव कुंडकम, हम लोग औरों को भी सहारा देने वाले लोग हैं और हम सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हैं। और जिस सनातन संस्कृति और सनातन धर्म पर हमको विश्वास है, ये आदिकाल से चला आ रहा है। भारत जिस तरीके की क्षमता वाला देश है और जिस तरीके से ऋषि मुनियों की ताक तपस्या से भरा हुआ ये देश है, ऐसे ही एक तपस्वी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। और आप विश्वास मानिए कि पड़ोसी देश में कुछ भी हो रहा हो, सरकार पूरी निगाह में है। हो सकता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्ष का काम है इसको करना, लेकिन हम भी निवेदन करना चाहेंगे नितिन जी से कि जिस शालीनता से नितिन जी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, हाँ। अगर इतनी शालीनता नितिन जी से अखिलेश जी सीख रहे तो निश्चित तौर पर जनता का कुछ विश्वास अखिलेश जी पर भी बढ़ जाए। अच्छा ठीक है, मैं राहुल का रुख करना चाहूंगा। नितेंद्र, मैं आपके पास आता हूं, राहुल के पास जाना है मुझे, क्योंकि राहुल से मैं सवाल नहीं ले पाया हूं। राहुल, जिस तरीके की जीरो टॉलरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं गोरखपुर का मामला है और भी कई मामले निकल करके आ रहे हैं कई जिलों से। जौनपुर का मामला बता रहे थे अभी नितेंद्र, जिस तरीके से, ऐसे में अब जिम्मेदारी की तो बात की जा रही है, लेकिन कुछ और नामों का जिक्र चल रहा है नौकरशाही में कि उन पर भी गाज गिर सकती है। क्या ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि और भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर अब गाज गिरने वाली है या गिर सकती है कुछ दिनों में? देखिए 20 से 25 ऐसे अधिकारी चिन्हित किए गए हैं जिन पर गाज गिरनी मानी जा रही है और अभी तक 4 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर गाज गिर चुकी है। आज सबसे थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र की डीएसए को भी सस्पेंड कर दिया गया है भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में। निश्चित तौर पर 20 से 25 ऐसे अधिकारी चिन्हित किए गए हैं और कई बड़े अधिकारी हैं, एक के भी अधिकारी चिन्हित किए गए हैं जिन पर कार्रवाई होना तय मानी जा रही है। एक चीज से दो निशाने लगाए जा रहे हैं, कहा जाएगा तो पिछली सरकार में वो उन्होंने देखा था जो पहले कामकाज में अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी थे जो पानी धरने पर ही काम कर रहे थे। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान तस्वीर कुछ अधिकारी नजदीकी बढ़ा रहे थे। उनका ये मानना था कि उत्तर प्रदेश से सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा रिपीट नहीं होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो वो अपने रिश्ते वहां पैसे बनाने शुरू कर दिए थे। ये सभी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है और ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया जा रहा है कि जो प्रदेश में विकास न करके राजनीतिक गोल सेट करते हैं, नेताओं के पास जाकर अपने नंबर बढ़ाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके सस्पेंड किया जा रहा है और अब तक कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको सस्पेंड किया गया है। बड़े अधिकारी है, 2 IAS अधिकारी है, एक IPS अधिकारी है, एक SDM लेवल का अधिकारी है और एक DSA है, जिनको अभी तक निलंबित किया गया है। और कई अधिकारी हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की लिस्ट में है जिन पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि सूत्रों पर खबर है कि बलिया में भी एक बड़ा कार्रवाई की जा सकती है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, जिससे से वहां पर पेपर लीक हुआ था, तमाम खबरें सामने आएगी। तो माना जा रहा है कि बलिया है आजमगढ़ मंडल का जिला है जहां पर डीएम भी सीएम योगी आदित्यनाथ के निशाने पे। निश्चित तौर पर ये कार्रवाई की लिस्ट बन रही है, समय समय पर जिसके खिलाफ सबूत पूछा जाएगा उसका कार्रवाई तय मानी जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साफ संदेश दे रहे हैं। निश्चित तौर पर यह कहना गलत ना हो, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद ईमानदार है, काम करने वाले वो मुख्यमंत्री है, लेकिन उनके जो नीचे की चेन है वो कहीं ना कहीं उनको गुमराह करेगी ब्रिटिश सरकार में। लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से तैयार है, एक के बाद एक एक्शन ले रहे हैं। जनता के प्रति जो जवाबदेही मंत्रियों की, अधिकारियों की, उसको तय करने के लिए उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया है और निश्चित तौर पर जो भी उस एजेंडे पे खरा नहीं उतरेगा उस पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। ठीक है राहुल, नितेंद्र का रुख करना चाहूंगा। नितेंद्र जी, जिस तरीके से बात कर रहे थे, अभी राहुल भी बता रहे थे, लगभग 30 से 35 अधिकारी ऐसे हैं जिन पर गाज गिर सकती है। ठीक है, लेकिन लगातार देखा जाता है अधिकारी जो हैं कहीं ना कहीं उन पर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के, विजिलेंस की जांच बैठ जाती है, उसके बाद बहुत कुछ निकल करके, जैसे सुनील वर्मा की बात कर रहे हैं, विजिलेंस के अधिकारियों ने उनके करीबियों से बात की है। भ्रष्टाचार अपने आप में बड़ा मुद्दा है, आपके शासनकाल में भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था और जितनी भी सरकारें रही उत्तर प्रदेश में अभी तक, जिसकी भी रही है, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है। ये
मातहत से शुरू होता है, नीचे से ऊपर तक लगभग सभी लिप्त पाए जाते हैं। कई विभागों का मामला है। जब हम रोड से निकलते हैं, ट्रैफिक पुलिस का जो सिपाही होता है ना, वहां तक से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। इवन एक होमगार्ड से मैंने देखा है। नितिन जी, आपने भी देखा होगा अच्छे से। इसको रोकने के लिए क्या कुछ पहल की जा सकती है, और क्या जिस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं योगी, आपको लगता है ये नया तरीका सही है भ्रष्टाचार को रोकने में? सीधा आला अधिकारी पर गाज गिरा दीजिए, सस्पेंशन की कार्रवाई कर दीजिए। नहीं, निश्चित रूप से करना चाहिए कार्रवाई भ्रष्टाचार पर, लेकिन इसको आज ये योगी जी के दूसरे कार्यकाल से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये कोई नई सरकार का गठन थोड़ी ना हुआ है। ये तो लगातार योगी जी ही पिछले 5 वर्षों से मुख्यमंत्री थे और अभी भी वही कंटिन्यू है। इसको नए कार्यकाल से हम आज 3 दिन का कार्यकाल नहीं जोड़ेंगे। ये हमारा पिछले 5 वर्षों का कार्य, एक दिन में भ्रष्टाचार नहीं पनपता है। भ्रष्टाचार इसका मतलब है कि ये लगातार पिछले समय से चला आ रहा है, और अब वो उभर करके जैसे गंदगी करेंगे तो पानी में ऊपर तैरती है। अब वो सामने दिखाई पड़ रही है। अब दिखाई पड़ रही तो कार्यवाही या तो करोगे या खुद की संलिप्तता पाई जाएगी। इसलिए अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये इनका, मैं बार बार कहता हूं, ये उनका नैतिक दायित्व तो करना ही चाहिए। इस तरीके से गंदगी को साफ करेंगे, जो भी उनकी लिस्ट है, अच्छी बात है। और ये 1, 2, 4, 5 नहीं, मैं तो लगातार कहता आ रहा हूं कि पूरी की पूरी सरकार इसमें लिप्त थी। लेकिन चूंकि अधिकारी जो होता है वो लिखा पढ़ी में साइनिंग अथॉरिटी होता है, कुछ लोग होते हैं जो अनऑफिशियल रूप से इन्वॉल्व होते हैं। इसमें पूरी जांच होनी चाहिए। जो अधिकारी दोषी है वो, और जो उसमें अनधिकृत रूप से इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में पीछे से लोग थे, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाना चाहिए। एक तो बात हो गई ये। दूसरी बात हमारे जो कह रहे थे कि डीजल पेट्रोल के दाम वैश्विक वजह से बढ़ रहे हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, पहले भी आपकी डिबेट में मैं बोल चुका हूं कि अब तक जो सबसे अधिक वैश्विक स्तर पर क्रूड ऑयल के रेट गए थे वो जुलाई 2008 में गए थे। 2008 में यूएसडी डॉलर का जो रेट था, और भारतीय मुद्रा पे अगर हम बात करें तो 10,000 रुपए का रेट गया था मैक्सिमम उस समय कच्चे तेल का। और तब भी यहाँ पर 50 रुपए में पेट्रोल और 34 रुपए में डीजल बिक रहा था। आज का जो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल का रेट है वो 7800 रुपए है, और 7800 रुपए कच्चे तेल का, जो अभी भी 10,000 11,000 नहीं पहुंचा है, लेकिन पेट्रोल और डीजल के रेट आज 100 रुपए छूने को तैयार बैठे हैं। दूसरी बात कहते हैं कि पूरे देश में, हमारा भूटान हमारे बगल का देश है, और भूटान जो भारत से ही तेल खरीदता है और अपने यहाँ बेचता है, आज का उसका रेट 86 रुपए का है, जो भारत से सस्ता पेट्रोल और डीजल बेच रहा है। तो ये मेरा कहना है कि वैश्विक, और एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ कि अब तक की जो सरकार, ये भारत की सरकार है, 2014 से लेकर के आज तक पेट्रोलियम पदार्थों में मुनाफा कमाने वाली पहली सरकार है जिसने सबसे ज्यादा मुनाफा पेट्रोलियम पदार्थों में कमाया है। साथ में पीएसयूज को भी बेचा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश की बदहाली और व्यापारिक घाटा 192 अरब डॉलर जो इस हल्का आया है अब तक का 10 वर्षों का सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा जो भारत सरकार का है 192 अरब डॉलर का है, और सबसे ज्यादा मुनाफा भी कमाया। ये दो चीजें कैसे हो रही हैं? कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार है, इस पर भी चर्चा होने की आवश्यकता है। अनुज जी, लास्ट कमेंट 10 सेकंड में, वक्त नहीं है, वाइंड अप करना है। चलिए, अनूप जी का ऑडियो नहीं आ रहा है। एक मिनट, ये बात ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर इन्होंने बात शुरू की कि यही बात जो नितिन जी कह रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यही बात अगर इनके अखिलेश जी सीख लें, भ्रष्टाचार तब रुकेगा जब अधिकारियों पर सरकार की लगाम रहेगी। और इनकी सरकार में क्या हुआ, भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा कि आपने देखा होगा तस्वीरें वायरल हुई थी एक डीआईजी की जो इनके पैर छू रहा था सफाई में। तो इनके नेता जब अधिकारी IAS IPS से पैर छुआएंगे तो भ्रष्टाचार को कहाँ रोकेंगे? चाहे गायत्री प्रजापति का मामला रहा हो या जितने भी मामले रहे हो। नहीं था हमारे पास, सीधा सवाल में वाइंड अप करना है। सीधी सी बात है कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस पे अब योगी सरकार चल पड़ी है, और ऐसे में सवाल कई हैं, अब चुनौतियां ज्यादा हैं, और ऐसे में पारदर्शिता लाने के लिए अधिकारियों की प्रेजेंटेशन चल रही है, बैठकों का दौर जारी है, 100 दिन के एजेंडे पे काम होगा और सबकी जवाबदेही अब बढ़ जाएगी। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। आप देखते रहिए
GMT न्यूज़। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT News।